हाय बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने मोल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देयर आर अदर वेज बाय विच वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें एक तरीका ये भी है कि हम नंबर ऑफ मोल्स करते हैं कैलकुलेट बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशंस। Number of moles from ideal gas equation। देखो बच्चों, पहले हमने मोल कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने किया कैलकुलेट मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, फिर उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, फिर उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यह आइडियल गैस इक्वेशन है, यह आइडियल गैस इक्वेशन है। पी इज प्रेशर, यह आपको पता है, प्रेशर। वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, N is equal to number of moles, R is equal to universal gas constant, universal gas constant, universal gas constant, इसका वैल्यू होता है यहां पर 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। ये याद रखना, पर मोल पर केल्विन 0.0821 ये इसका वैल्यू होता है। अच्छा, T इज टेम्परेचर, ये भी होना चाहिए केल्विन में। तो केल्विन में हम कैसे करेंगे डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट? हम डिग्री सेल्सियस को करेंगे +273। तो जब हम डिग्री सेल्सियस को 273 करते हैं प्लस, तो वहां से निकलता है केल्विन। यहां तक आया समझ में? अब हम इस गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, तो N इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या था? मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, फिर था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब मोल फ्रॉम द गैस इक्वेशन वो क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाई आर एंड टी। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो हम इस इक्वेशन से भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक पहले नोट करो जल्दी। सो N इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। आप इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, calculate number of moles in 3 liter of ozone, in 3 liter of ozone at 27 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius and 8.21 atmosphere। जल्दी करो। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज 3 moles, बी ऑप्शन इज 1 mole, सी ऑप्शन इज 0.1 mole एंड डी ऑप्शन इज नन। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3 liter of ozone at 27 degrees Celsius and 8.21 एटमॉस्फेयर। जल्दी करो।
इक्वेशन क्या है, N इज टू पी वी बाई आर टी। प्रेशर क्या है यहाँ पर 8.21 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 3 लीटर। अच्छा आर तो हमें पता है, आर का वैल्यू क्या है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन ये। और टेम्परेचर हमें किस में लेना है, केल्विन में। यहाँ पर किस में है ये, डिग्री सेल्सियस में। तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। 27 प्लस 273 वो क्या आएगा, वो आएगा 300 डिग्री, 300 केल्विन आएगा वो। तो ये वैल्यूज पुट करो इस इक्वेशन में। N इज इक्वल टू पी किसके बराबर है 8.21 इंटू वॉल्यूम किसके बराबर है 3 लीटर डिवाइड बाई, अच्छा आर किसके बराबर है 0.0821 इंटू और टेम्परेचर किसके बराबर है 300 केल्विन। अब कैलकुलेशन करो जल्दी। ये क्या आएगा फिर इंटू 0.01 तो N इज इक्वल टू 8.21 डिवाइड बाई 8.21 N इज इक्वल टू 1 मोल। तो आंसर आएगा 1 मोल। करो ये नोट जल्दी। इस इक्वेशन से और एक पॉइंट आप याद रखना, अभी हमने डिस्कस किया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यह आइडियल गैस इक्वेशन है। हमने वेपर डेंसिटी जो डिस्कस है ना वो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। देखो कैसे, पीवी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, या W/M भी लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास N R इंटू टी। यही है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इज या इन टर्म्स ऑफ मास इज गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। अच्छा V को इधर ले जाओ, M को इधर ले जाओ। PM इज इक्वल टू ये मोलर मास ऑफ गैस है M डिवाइड बाई V R इंटू टी। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है डेंसिटी के बराबर। तो PM इज इक्वल टू रो आर टी। तो ये इक्वेशन बनी। अब यहां पर नजर रखो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस रो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर डेंसिटी ऑफ गैस हमें पता होगी, डेंसिटी ऑफ गैस यहां से क्या निकलेगा, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। यहां तक आया समझ में। और क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ एनी गैस या एनी रेफरेंस गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। देखो इधर नजर रखो, यहां से हमें क्या मिला, PM इज इक्वल टू रो आर टी। यहां से हमें क्या मिला कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डेंसिटी ज्यादा तब होगी जब मोलर मास ज्यादा होगा, यानी मोलर मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा। यहां तक आया समझ में। देखो मैंने इस इक्वेशन को कैसे लाया, ये बना डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू M। यही है ना, इसका मतलब है डेंसिटी बाई मोलर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अनदर गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ दैट गैस। यहां तक आया समझ में। M1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ अनदर गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सेकंड गैस। जब हमने दो डेंसिटीज को डिवाइड किया था ना, डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम कहते थे ना वेपर डेंसिटी।
डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसको हम कहते थे वेपर डेंसिटी। यहां से वेपर डेंसिटी भी निकलेगा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। मगर जब हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो हम रेफरेंस लेते हैं हाइड्रोजन गैस। उस वक्त हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। यही लिखते हैं ना, यही आया था ना वहां से जब हमने वेपर डेंसिटी डिस्कस की है। तो जब हम वेपर डेंसिटी देखते हैं, हम डेंसिटी ऑफ गैस को रिलेट करते हैं विद द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। मगर अगर अब हाइड्रोजन गैस रेफरेंस नहीं होगा, उसके बदले अगर कोई और रेफरेंस होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। यानी हाइड्रोजन गैस के बदले कोई और गैस यहां हो सकता है। तो ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन आपको जरूरत लगेगी। इसी इक्वेशन से हमें क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी। तो ये पॉइंट से याद रखो जल्दी। देखो और समझेंगे इस इक्वेशन को हम। पीवी किसके बराबर है, एनआरटी, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां तक आया समझ में। अब वी को इधर ले जाओ, एम को इधर ले जाओ, ये बनेगा पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी, है कि नहीं। मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट गैस। सो पी एम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट गैस इंटू आर टी। एक तो ये इक्वेशन है, ये याद रखना। अब इधर नजर रखो, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास ऑफ गैस ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एम। यही है ना। अब यहां से क्या निकलेगा, अगर इसको हम यहां ले जाएंगे, ये डिवाइड होगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास गैस इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सम सेकंड गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सेकंड गैस। क्योंकि डेंसिटी बाय मोलर मास है ना कांस्टेंट। जब डेंसिटी बाय मोलर मास है कांस्टेंट, तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस निकलेगा ना कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सेकंड गैस, वो भी क्या निकलेगा, कांस्टेंट। तो दोनों है ना फिर बराबर। अब यहां से क्या आया हमें समझ, अगर हम डेंसिटी ऑफ वन गैस लेंगे, यहां तक आया समझ में, और ये डेंसिटी इधर ले जाएंगे, ये बनेगा ना डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सम अदर गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सेकंड गैस। बनी ना ये इक्वेशन। अगर इस डेंसिटी के बदले यहां पर होगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर यहां पर होगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहां पर होगा ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, होगा कि नहीं। तो वो आएगा डेंसिटी ऑफ सम गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस इसी का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस। इसी को हम कहते थे ना वेपर डेंसिटी, कहते थे कि नहीं, ये था ना वेपर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ सम गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। तो मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो मोलर मास किसके बराबर आएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो रेफरेंस गैस होता है हाइड्रोजन गैस। अगर अब कोई और गैस दिया होगा तो इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से वहां रिमूव करो, वहां पर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सम रेफरेंस गैस, जो रेफरेंस उस टाइम दिया गया है हाइड्रोजन के बदले। अब हाइड्रोजन रेफरेंस नहीं है, अब कोई और गैस रेफरेंस है, वो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ दिस गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस, यानी इस गैस का रेफरेंस। तो ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन याद रखो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये नोट करो सारा जल्दी।
अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, तो लिखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। if 1/6 in place of 1/12 mass of carbon 12 atom is 1 AMU, the mass of 1 mole of a substance will be A part decreases twice, B part increases twice, C part remains unchanged, D part none of the above। जल्दी करो ये क्वेश्चन। अब 1/6 of mass of carbon atom is treated as 1 AMU instead of 1/12 of mass of carbon 12 atom. The mass of 1 mole of substance कितना होगा? करो जल्दी। mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of substance is equal to ग्राम अटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पढ़ा है ना हमने। सॉल्यूशन मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू ग्राम अटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। पढ़ा है कि नहीं? और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ग्राम अटॉमिक मास, बाकी अब छोड़ो ये, इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, है कि नहीं? यानी ग्राम अटॉमिक मास यानी 1 मोल ऑफ एटम्स इज एक्चुअली, यानी ग्राम अटॉमिक मास इज एक्चुअली एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ये जो एक्चुअल एटॉमिक मास है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, एक्चुअल एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड, है कि नहीं? अगर ये एक्चुअल एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड तो ग्राम अटॉमिक मास भी क्या रहेगा फिर? अनचेंज्ड। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर आएगा सी पार्ट। समझो चीज़ों को। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, चलो हम एलिमेंट की बात करेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस का ग्राम अटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मगर ग्राम अटॉमिक मास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, इट इज एक्चुअली द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और एनी नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। मगर एक्चुअल एटॉमिक मास हमने पहले डिस्कस किया था कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। जब ये है अनचेंज्ड तो ये भी क्या रहेगा फिर? अनचेंज्ड। इसका मतलब है रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये पहला क्वेश्चन है, लिखो जल्दी। यानी इसका मतलब है अगर 1/x इन प्लेस ऑफ 1/12 तो होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। अगर 1/6 के बदले 1/24 तो होगा, या 1/23 होगा, या 1/50 होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो और एक क्वेश्चन। द नंबर ऑफ atoms, the number of atoms in 558.5 gram
आयरन इज, आयरन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट जो है आयरन का एटॉमिक वेट जो है इट इज 55.85, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। ऑप्शंस, ए पार्ट ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम कार्बन, बी पार्ट 6.023 into 10 raised power 23, C part 22, C part half in 8 gram helium, D option 558.5 gram into 6.023 into 10 raised power 23। जल्दी करो, आपको देखने हैं कि 558.5 ग्राम ऑफ आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन, या 6.023 इंटू 10 raised power 22 एटम्स, या हाफ इन 8 ग्राम ऑफ He, या 558.5 ग्राम ऑफ 6.023 इंटू 10 raised power 23। जल्दी करो। देखो, पहले हम नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकालेंगे। वो क्या आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na। यही है ना इक्वेशन। गिवन मास क्या है, 558.5 ग्राम डिवाइड बाय 55.85 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na। यही आएगा ना। ये और ये कट होगा, यहाँ क्या निकलेगा 10, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 10, उसको मल्टीपल होगा Na से, वो क्या होगा 10 टाइम्स Na। आया समझ में, यहाँ तक आए, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 58.85 10,000 हुआ ना, 558.5, तो यहाँ 10 बचेगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, वो निकलेगा 10 Na, और नंबर ऑफ एटम्स ये है। अब हम कार्बन में देखेंगे, 60 ग्राम ऑफ कार्बन में वही इक्वेशन लगेगी ना, तो 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई Na, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या निकलेगा 5 मोल्स। Na जाएगा इधर, ये बनेगा 5 टाइम्स Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं। तो क्या कहता है, इसमें कितने एटम्स है, 10 टाइम्स Na। यहाँ तक आया समझ में, 10 टाइम्स Na। यहाँ क्या निकला 5 टाइम्स Na, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है इट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ दिस। इसमें 5 टाइम्स Na है, इसमें ट्वाइस है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 हुआ ना ट्वाइस, तो आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स दैट ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें निकला 5 टाइम्स Na, इसमें निकला 6 टाइम्स 10 टाइम्स Na, तो ये है ना 2 टाइम्स देन दिस, तो आंसर ये है। आया समझ में, फिर कोई ऑप्शन ही मत करो। चलो आगे चलते हैं। देखो और एक क्वेश्चन, द फार्मूला of a hypothetical gas is N2
x and its vapor density is 70, the x will be A option 3, B option 5, C option 4, D option 1. जल्दी करो। जल्दी। द फार्मूला ऑफ ए हाइपोथेटिकल गैस इज N2 ब्रैकेट के बाहर x नीचे एंड इट इज वेपर डेंसिटी 70, द x विल बी। जल्दी। देखो सॉल्यूशन। फार्मूला ऑफ गैस क्या है? फार्मूला ऑफ गैस किसके बराबर है? N2x। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा ना बराबर N2 का है ना 28 इंटू एक्स, यही आएगा 28 इंटू एक्स। मगर मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वो किसके बराबर आएगा? 28 इंटू एक्स। यहां तक आया समझ में? अच्छा, ये 2 किधर जाएगा? नीचे। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 28x डिवाइड बाई 2। आया समझ में? वेपर डेंसिटी किसके बराबर है? 70 के बराबर। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी किसके बराबर है? 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स। यही करेंगे ना, हम एक्स निकालना है हमें। सो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 70 किसके बराबर है? 140 डिवाइड बाई 28। तो वो किसके बराबर आएगा? 140 डिवाइड बाई 28। सो एक्स इज इक्वल टू 5। तो किसके बराबर है? बी पार्ट। देखो पहले क्या करोगे, फार्मूला पे गैस लिखो। मॉलिक्यूलर मास पे गैस है ना 20 इंटू एक्स, 28 इंटू एक्स। मगर मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वो किसके बराबर है? 28 इंटू एक्स। वेपर डेंसिटी किसके बराबर? 70, 2 इंटू 70 140। आया समझ में? ये 28 जाएगा नीचे। सो एक्स इज इक्वल टू 5। तो लिखो जल्दी ये क्वेश्चन। होमवर्क। देखो और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। हाइड्रोकार्बन CnH2n plus 2 has vapor density 29. The value of n will be, जल्दी, A option 2, B option 3, C option 4, D option 6। ये क्वेश्चन खुद करना। यहाँ तक रिवाइज करना। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।